वेलकम टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। घंटे बीत चुके थे और सारिका की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। कुछ ही पलों के डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए और उन्होंने आयशा को देख कहा, आपकी माँ आपसे मिलना चाहती हैं। ये सुन आयशा तुरंत अंदर भागी और उसने अपनी माँ को जब इस हालत में देखा तो उसका रोना छूट गया। लेकिन तभी पीछे से शरद ने उसके कंधे पर हाथ रख कहा, अगर तुम अपनी माँ के आगे कमजोर पड़ोगी तो उन्हें और तकलीफ होगी। इस पर आयशा ने जबरदस्ती अपने आंसुओं का घूंट पी लिया और धीरे से जाकर सारिका के पास बैठ गई। उसे वहां देख सारिका हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने आयशा के हाथ पर अपना हाथ रख धीरे से कहा, वादा करो मुझसे कि तुम हमेशा अपना ख्याल रखोगी। ये सुन आयशा तुरंत बोली, मम्मा आप ऐसा क्यों कह रही है? मेरा ख्याल रखने के लिए तो आप है ना, तो फिर मुझे क्या जरूरत है खुद की केयर करने की? ये सुन सारिका बेजान आवाज में बोली, मेरे पास अब वक्त नहीं है बेटा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ लेकिन कुछ नहीं मम्मा। आपको कुछ नहीं समझी आप। आयशा का दिल भर उठा था। तभी सारिका ने पीछे खड़े शरद को देख उन्हें आंखों से ही अपने पास आने का इशारा किया। सारिका की इस हालत को देख शरद के कदम भी भारी हो गए थे और उनका दिल भी कमजोर हो चला था, लेकिन आयशा को संभालने के लिए उन्होंने खुद को मजबूत बनाए रखा। वो सारिका के पास आए और उन्होंने सारिका के सर पर हाथ फिराते हुए हल्के से उसके सर को चूमकर कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा सारिका। तुम हमें कहीं छोड़कर नहीं जा रही हो। तो इस पर सारिका ने शरद के दोनों हाथ थाम लिए और कहा, वादा करें मिस्टर मलिक, आप मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे, उसे कभी मेरी कमी महसूस नहीं होने देंगे। तो इस पर आयशा तुरंत रोते हुए चिल्ला पड़ी, मम्मा प्लीज स्टॉप इट। मैंने कहा ना, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही है। इधर शरद का दिल भर आया। वो समझ चुके थे कि अब वाकई सारिका के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उन्होंने लाचारी से अपनी आंखें मींची तो वही सारिका ने अपनी बाहें फैलाकर आयशा को अपने गले लगने का इशारा किया, जिसे देख आयशा तुरंत अपनी माँ के सीने से आ लगी और फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी अच्छी बच्ची, मैं जानती हूँ तू मेरे बिना नहीं रह पाएगी, लेकिन अब तुझे आदत डालनी पड़ेगी आयशा। और मिस्टर मलिक तेरा ख्याल हमेशा रखेंगे। भरोसा रखना उन पर। कहकर सारिका ने आयशा को खुद से अलग किया और उसके माथे को चूम लिया, जिसके साथ ही उनकी आंखों में भी आंसू उतर आए। उनकी सांसें अब छूटने लगी थी, जिसे देख आयशा घबरा उठी, मम्मा। उसी पल सारिका ने शरद का हाथ थामकर अपनी छूटती हुई सांसों से कहा, मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा मिस्टर मलिक। मम्मा, मम्मा, डॉक्टर, कहते हुए आयशा पागलों की तरह चिल्ला उठी। उसी पल कमरे में डॉक्टर आए और उन्होंने आयशा और शरद को बाहर जाने को कहा। शरद आयशा को संभालते हुए अपने साथ बाहर ले गए, लेकिन उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अंदर डॉक्टर पूरी कोशिश में लगे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकामयाब होती नजर आ रही थी। कुछ समय बाद डॉक्टर अपने चेहरे पर निराशा लिए बाहर आए, जिन्हें देख आयशा पागलों की तरह उनके पास जाकर बोल पड़ी, मेरी मम्मा। वो वो ठीक है ना? डॉक्टर कुछ पलों के खामोश रहे और फिर उन्होंने शरद की ओर देखते हुए अपनी गर्दन ना में हिला दी, आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। डॉक्टर के ये चंद शब्दों को सुनते ही मानो आयशा की पूरी दुनिया हिल गई। अंडस को दूसरी तरफ अरमान अपने होंठों में सिगार फंसाए इस समय एक कार में बैठा था। उसी पल एक आदमी उसकी कार में आ बैठा और उसने कहा, सर वो दोनों अंदर है। ये सुन अरमाना कार से बाहर उतरा और कुछ ही समय में वो एक अंधेरे में डूबे गैराज में आया, जहां बीचों बीच कुर्सी पर दो लड़कों को बांध रखा था। ये वही दोनों लड़के थे जो उस रात आयशा को होने साथ ले जा रहे थे। अरमान उन दोनों के सामने जाकर खड़ा हो गया और नितिन के पैर पर अपना एक पैर टिकाते हुए सिगरेट की कश भरते हुए बोला,
ये पहला और आखिरी मौका दे रहा हूँ तुझे, बता वो लड़की कहाँ मिलेगी। कहकर अरमान ने उसके मुंह पर बंधा टेप निकाल दिया। तभी नितिन तोते की तरह बोल पड़ा, हमें हमें सच में कोई आइडिया नहीं है उस लड़की का। वो हमें खुद नशे की हालत में मिली थी और उसे देख हम दोनों का मन फिसल गया, इसलिए हम उसे। पर नितिन इससे आगे कुछ भी कह पाता कि तभी बंदूक चलने की आवाज पूरे गैराज में गूंज उठी। अरमान के हाथों नितिन मारा जा चुका था बेरहमी से, और उस दूसरे लड़के की तो पेंट गिली हो गई ये देख। तभी अरमान उसके पास आया और उसके होंठों से भी टेप हटाकर बोला, कहा था ना पहला और आखिरी मौका दे रहा हूँ। लेकिन शायद उसे मेरी बात समझ नहीं आई, पर तुझे तो आ गई है ना। चल शुरू हो जा। हमें सच में उस लड़की के बारे में कोई अंदाजा नहीं। लेकिन एक बार फिर गैराज में धाड़ धाड़ की आवाज गूंज उठी और वो दूसरा लड़का भी मारा गया। तभी उसका पीए उसके आपस आकर बोला, सर ये दोनों तो मर गए, आपने इन्हें क्यों मार दिया। तो अरमान ने सनकियों की तरह कहा, इन दोनों ने उस चीज को पाने की कोशिश की थी जिस पर अरमान मालिक की नजर पड़ चुकी थी। भला कैसे जिंदा छोड़ देता इन्हें। अरमान ने उन दोनों लाशों को देख कहा, किसी कचरे में फेंक देना इसे, और पता लगाओ उस लड़की के बारे में। मुझे वो किसी भी कीमत और चाहिए। ये सर, इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत जल्द आपके सामने वो लड़की आएगी। ये सुन अरमान ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर आकर अपनी कार में बैठ गया। कार में बैठते ही अरमान ने अपना सर कार की सीट से टिका लिया और आंख बंद कर बोला, बहुत तड़पा रही हो तुम, लेकिन जिस दिन तुम मिल गई उस दिन मेरी हर एक तड़प का बदला लूंगा तुमसे। कहते हुए वो आयशा के साथ बिताई उस रात को याद करने लगा। उसके होंठों के सॉफ्ट टच को वो भुला ही नहीं पा रहा था। अरमान ने अपने होंठों पर अपना अंगूठा सहलाते हुए कहा, ये होंठ तड़प रहे हैं एक दफा फिर तुम्हें चूमने के लिए। ये आंखें तरस रही है तुम्हारे जिस्म के दीदार के लिए। ये हाथ तड़प रही है तुम्हें एक दफा फिर छूने के लिए। और अपनी हर तड़प का हिसाब लेगा ये अरमान मलिक तुमसे। बस देखती जाओ। कहते ही एक वहशी मुस्कान ने अरमान के होंठों पर अपना कब्जा जमा लिया। कंटिन्यूड। अरमान, जो इंसान के रूप में चलता फिरता हैवान था, उसकी सनक कैसे संभाल पाएगी आयशा। आगे की कहानी सुने अगले एपिसोड 5 में। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।